हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इजी एग्जाम गुरु पर। और आज हम आपको PYQs कराने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पहले एग्जाम्स जो अभी तक आ चुके हैं क्वेश्चंस, उन पर ध्यान दिया जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक भी इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी हम आपको बहुत अच्छे से करा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्बल कोड ऑफ कम्युनिकेशन इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। इसमें से कौन सा वर्बल कोड है, यानी शाब्दिक कूट है? कलर, पिक्चर, लैंग्वेज या भाषा, या फिर नन ऑफ अबाव? आपको आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो बहुत ही कॉमन सेंस से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्बल कोड पूछा है। 2 तरह के कोड होते हैं, वर्बल कोड और नॉन वर्बल कोड। वर्बल कोड में वो आएंगे जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, और नॉन वर्बल कोड में जैसे कलर, पिक्चर्स, गेस्चर, पोस्चर्स, या फिर बहुत सारी प्रोमिक्स लैंग्वेज आती हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज प्रिंटेड इन इंडियन लैंग्वेज। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप कोई भी यदि पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? केसरी, समाचार सुधावर्षन, दिग्दर्शन या बंगाल गजट? आपको ये नहीं पूछा है कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया में, ये पूछा है कि पहला इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर कौन सा था। यानी कि आपको इसका जो आंसर है वो बहुत सोच समझ कर देना होगा। क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक आपको बता दें कि केसरी, सुधावर्षन, बंगाल गजट और दिग्दर्शन, इन चारों में से एक आंसर है। और कौन सा है? ये है नंबर 3 यानी दिग्दर्शन, क्योंकि जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो बंगाल गजट है। लेकिन जब इंडियन न्यूज़पेपर की बात करते हैं, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर की, तो वो है आपका दिग्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि फिल इन द बैलेंस है कि इज अ ब्रीफ एंड कैची पीस ऑफ म्यूजिक कंपोज टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट और आइडेंटिफाई अ स्टेशन और अ प्रेजेंटर। अब इसमें 4 चीजें दी गई हैं। एक है काराओके, एक है जॉयस्टिक, जिंगल और मेलोड्रामा। ये सभी चीजें बहुत ही कनेक्टेड हैं और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा ये गया है कि ब्रीफ एंड कैची पीस ऑफ म्यूजिक, जिसका जो पर्पज है वो क्या है? एडवर्टाइज करना, किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, या किसी भी चीज को प्रस्तुत करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्योंकि मेलोड्रामा, जॉयस्टिक, काकोडोरा एक अलग चीज है, और जो म्यूजिक से रिलेटेड बात करती है यानी कैची पीस एंड ब्रीफ पीस ऑफ म्यूजिक, वो क्या है? वो है जिंगल। इसका आंसर होगा जिंगल, यानी ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। ये सभी जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस मार्च 2023 में आए थे, और 2023 में 3 पेपर हुए थे, मार्च, जून और दिसंबर में। ये मार्च वाला है, और धीरे धीरे करके हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं और आपको इससे आइडिया हो जाएगा, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के फादर कौन है? अब क्योंकि आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, उनके नाम भी पढ़ने ज़रूरी हैं, और साथ ही ये पता होना चाहिए कि उनके इन्वेंटर कौन है, किसने उसे प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर गणितीय सिद्धांत के जनक पूछा गया है, कौन है? देखिए, ऑसगुड विल्बरश्रम, मार्शल मैक्लुहान। मार्शल मैक्लुहान ने क्या दिया था? मीडियम इज अ मैसेज। शैनन और वीवर इसका सही आंसर है, शैनन वीवर, क्योंकि यही फादर ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी हैं। इन्होंने मैथमेटिकल वे में कम्युनिकेशन की थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने बताया था कि एक एनकोडर होता है, डिकोडर होता है, ट्रांसमीटर होता है, उस तरह से प्रोसेस होकर फीडबैक मिलते हुए सेंडर तक जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। बीच में नॉइज भी आ सकती है। तो शैनन और वीवर के मॉडल को ही मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मीडिया हैव फैलन इन डिसयूज, हाउ वुड वी रिवाइव देयर ओल्ड ग्लोरी।
यहाँ पर पूछा गया है कि परंपरागत मीडिया का अनुप्रयोग यदि बंद कर दिया जाए तो हम उनके गौरव को पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि forcible teaching music and dance to little children so that they develop a habit to consume such media, यानी कि उन पर दबाव डालकर, बच्चों पर दबाव डालकर उन्हें संगीत और नृत्य रूपों की शिक्षा देकर आप दोबारा से स्थापित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यूज डिजिटल एंड सोशल मीडिया टू एग्जीक्यूट आ पुल strategy with a USB of our old कल्चर वैल्यूज एंड एथिक्स, हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य और रीति रिवाजों के USB के साथ दबाव रणनीति के क्रियान्वयन के डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन है यूज एकेडमिक करिकुला इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इनिशियली इंक्लूड द स्टडी ऑफ सच मीडिया, यानी कि एकेडमिक करिकुलम में ऐड कर देते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ट्रेडिशनल मीडिया से रिलेटेड वो इंक्लूड कर दी जाए। अब देखिए जो दोनों ऊपर ऑप्शन थे वो नेगेटिव हैं, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि दबाव डालकर किसी को भी कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि सांस्कृतिक मूल्यों और रीति नीतियों के दबाव रणनीति बनाकर, तो दोनों जो ऑप्शन है वो डिलीट हो जाते हैं और जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट बचता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप एन एडवर्टीजमेंट फॉर द डेवलप ऑफ अ कम्युनिकेशन कैंपेन इन रूरल एरिया, विकास संचार अभियान को ग्रामीण क्षेत्र में प्रसारित करने हेतु कौन सा दृष्टिकोण सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है वो एडवर्टीजमेंट से पूछा गया है कि रूरल एरिया में किस तरह का प्रचार प्रसार होना चाहिए और कौन सा जो माध्यम है वो सही रहेगा। पहला ऑप्शन है डिफरेंट अप्रोच, दूसरा है पार्टिसिपेटरी अप्रोच और तीसरा ऑप्शन है नॉन पार्टिसिपेटरी अप्रोच और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब देखिए यदि आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं डेवलप करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बातचीत करें और उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करें। इसलिए बहुत ही सिंपल वे में आप इसका आंसर समझ सकते हैं, क्या होगा कमेंट करके तो बताइए। लेकिन आपको बता दें कि जो डिफरेंट अप्रोच है कि आप अलग अलग तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं, कि आप लोगों को जो सिखाना चाहते हैं वो अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जो भागीदारी की बात करता है कि जब आप लोगों के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप उन्हें इन्वॉल्व करें। और तीसरा है कि नॉन पार्टिसिपेटरी, या कि आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं और उन्हें डेवलप कर रहे हैं, कि जो कि बिल्कुल गलत है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पार्टिसिपेटरी अप्रोच की भागीदारी पूर्ण दृष्टिकोण से ही आप लोगों को डेवलप करते हैं, खासकर रूरल एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल नंबर 16 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज बेस्ड ऑन। ये पूछा गया है कि जो 16 नंबर का गोल है वो कौन सा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आते हैं और 15 साल के लिए यानी कि 2030 तक इन्हें गेन करना है। अब ये आंसर आपको तब पता होगा जब आपने सारे SDGs पढ़े होंगे, इसलिए SDG पढ़ने बहुत ज़रूरी है। और हमेशा पेपर 1 और पेपर 2 में एक क्वेश्चन SDG से ज़रूर आता है, यानी कि 4 नंबर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे देते हैं। अब ये पढ़िए आप, पहला गोल है नॉन पॉवर्टी, दूसरा गोल है आपका जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ गोल है रिड्यूस इन इक्वलिटीज, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जो 13 नंबर का गोल है वो है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ ब्लो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 70 नंबर का गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यानी कि आपको ये सारे गोल याद रखने। और जब अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं, इसमें पूछा गया है कि 16 नंबर का गोल क्या था। अब हमने आपको सारे गोल्स पढ़ा दिए। 16 नंबर का क्या था, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब इसके जो बाकी गोल है वो भी देख लीजिए। ये जो फर्स्ट नंबर का है वो है 17,
लाइफ इन वाटर वो है 14, ये है 14 नंबर का, और इसके बाद जो है लाइफ ऑन अर्थ ये है 15 नंबर का। यानी कि आपको याद रखना है, इन्होंने पूछा भी इसी तरह से है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि सभी आगे पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी has been considered a good starting point for the interpretation of utility and impact of social media technologies in social movements. This statement is related to which of the following? पूछा गया है कि सामाजिक आंदोलन में सोशल मीडिया तकनीकों की उपयोगिता और प्रभाव की व्याख्या करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन सिद्धांत को एक अच्छा शुरुआती बिंदु किसने माना था। अब इसमें 4 का नाम दिया गया है, हालांकि इसमें और भी इन्वॉल्व हैं। पहले में है वुडली, लिम्प्रोस और ओलिवर। दूसरा ऑप्शन है वायरमैन और फ्रॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है आपका इलांतिती और विस्ट। फोर्थ है फुग, गिलमैन और साकुबुत्र। अब ये ऑप्शन आपको तब पता होंगे जब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सोशल मोबिलाइजेशन थ्योरी का कौन सपोर्टर है? इसका जो आंसर होगा इलांतिवी और विस्ट। इन्होंने सोशल मोबिलाइजेशन थ्योरी का सपोर्ट किया था, यानी कि ये बोलते थे कि सोशल जो आंदोलन है, सोशल मीडिया तकनीक की उपयोगिता और प्रभाव की व्याख्या के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन सिद्धांत एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। आपको नाम याद रखना है किसका? विस्ट और एलामती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ न्यूज़पेपर मिरात उल अखबार, जो बहुत बार आ चुका है, वॉज इंट्रोड्यूस बाय राजा राम मोहन रॉय इन विच लैंग्वेज? ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि राजा राम मोहन रॉय के न्यूज़पेपर्स बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिरात उल अखबार कौन सी लैंग्वेज में था या फिर जो इनके बाकी न्यूज़पेपर हैं वो कौन सी लैंग्वेज में थे। इसलिए आपको सभी न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लेने हैं और अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर लिखिए, साथ में ही उनके जो भी पब्लिशर थे उनका नाम लिखिए, और ये भी लिखिए कि वो न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश हुआ और लैंग्वेज कौन सी थी। अब जो मिरात उल अखबार है वो कौन सी लैंग्वेज में था? ये था आपका पर्शियन में। देखिए, मिरात उल अखबार लोग इसे उर्दू समझ लेंगे या फिर इंग्लिश, बंगाली, इसलिए आपको याद रखना है मिरात उल अखबार पर्शियन में था, और ये बाद में भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अप्रूव्ड द पॉलिसी फॉर लाइसेंसिंग टू एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी CRS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंट्री? कब इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने? भारत सरकार ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में कम्युनिटी रेडियो स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की मंजूरी कब दी थी? साल 2002 में। याद रखना है आपको कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को लाइसेंस कब दिया गया था? साल 2002 में। फिलहाल हमने आपको 10 PYQs कराए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार आ चुके हैं और आगे भी आते हैं, इसलिए आपको वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और PYQs या अदर टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।